नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। काफी समय से आप सभी से मुलाकात नहीं हुई थी। आप सभी लोग काफी चिंता में थे और उसका कारण ये था कि मैं एक बहुत बड़ी रणनीति के लिए आप ही लोगों के लिए काम कर रहा था। एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है आपका और जल्दी ही एडमिशन ओपन हो जाएंगे, उसके लिए मैं आपको सूचना दे दूंगा। आज मैं कई सारे सवालों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय आपका लूंगा और एक एक जो सवाल है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है, काफी सारे विद्यार्थियों की कमेंट्स मैंने देखे हैं। उन विद्यार्थियों की एक ही रिकमेंड होती है कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ये एक सबसे अहम सवाल है, ये सभी के जहन में आता है, ठीक है। लेकिन इस सवाल का जवाब आज की क्लास में मैं नहीं देने वाला। सबसे मेन चीज क्या है कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आप लोगों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए और किस प्रकार की आपकी सोच होनी चाहिए, किस प्रकार के आपके विचार होने चाहिए, उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे अहम चीज वही है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई भी शुरू कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कर सकता है, इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी कर सकता है, आईआईटी कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, टीचर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरुआत कर सकता है। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकता है, ठीक है। उसके लिए और कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 21 साल जिसकी एज है वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो अब हम बात करते हैं कि उससे पहले जरूरी क्या है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है, शुरुआत कोई भी कर सकता है, ठीक है। एनीवे, चलिएगा अब हम बात करते हैं सबसे पहले की सकारात्मकता। मैंने एक चीज लिखी है कि सकारात्मक कैसे रहे। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए काफी लंबा समय लगता है। सबसे मेन चीज यही है कि काफी लंबा समय लगता है। काफी लंबे समय की अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 साल से 4 साल लग जाते हैं। कि कई बच्चे जो होते हैं उनको 5 साल भी लग जाते हैं और कई बच्चे जो है उनको 6-7 साल भी लग जाते हैं और कई बच्चे जो है 3 साल 4 साल में छोड़ भी देते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि मैं 6 महीने में तैयारी करूं, ठीक है। तो इस प्रकार की इसका ईयर की बात करें तो इस प्रकार का इसका समय अवधि है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले सकारात्मक कैसे रहें। ये एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। मैं काफी समय से एक बैच प्रारंभ कर रखा हूं और एक बैच प्रारंभ करे हुए लगभग मुझे 2 साल होने वाले हैं और जिसका कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट है, मात्र 30% सिलेबस जो है उसका अनकंप्लीट है। बाकी उसका प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस हम क्रम वाइज लेकर चल रहे थे और साथ साथ लेकर चल रहे थे, इसलिए वो समाप्त होने में है। 70% हो चुका है, मात्र 30% है, जो आने वाले 3 महीने या 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट दिसंबर तक पूरा सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों के दिमाग में जो बात चल रही है वो सकारात्मक और नकारात्मक, इस चीज को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के ऊपर कई सारे प्रेशर होते हैं, जिसमें से सबसे पहली बात है समाज का प्रेशर, दूसरा है आपके परिवार का। आप काउंट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं। पहला है आपकी फैमिली, सबसे अहम चीज है आपका परिवार। दूसरा आपका समाज। समाज का मतलब मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पर हम निवास करते हैं। इसके बाद में आपके मित्र, इसके बाद में आपके सीनियर जो गार्जियंस आप कहते हैं, यानी कि परिवार के समझदार व्यक्ति जिसको आप कह सकते हैं, तो वो लोग परिवार के समझदार व्यक्ति, ठीक है, चलेगा। तो मैं ये 4 शेड्यूलों पर बात करूंगा कि इन 4 व्यक्तियों की कहां पर आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या क्या भूमिका रहती है और ये लोग आपको कहां तक पहुंचा सकते हैं और कहां तक गिरा भी सकते हैं, इनकी बात करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा फैमिली। कई सारे विद्यार्थियों के साथ में दिक्कत यह है कि फैमिली जो है कई सारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करती है और कई सारे विद्यार्थियों के साथ में यह है कि फैमिली ही उनकी दुश्मन बनी हुई है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फैमिली ही दुश्मन बनी हुई है। तो उन विद्यार्थियों के लिए और उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आज मैं इस क्लास में गाइडेंस आपको करूंगा। दूसरी बात समाज, यानी कि समाज आपको क्या कहती है। ये सब लोग जो है यानी कि परिवार, समाज, मित्र और परिवार जो आपके समझदार हैं, परिवार में जो व्यक्ति, ठीक है, और आपके जो आसपास के वातावरण है, आपके टीचर है, इसमें आप टीचर और जोड़ सकते हैं, इसके साथ में टीचर जोड़ सकते हैं। और इसके बाद में आप दुनिया यानी कि लोग, दुनिया के अंदर मैं बात करूं तो मैं लोगों को जोड़ सकता हूं, यानी कि एक बहुवचन शब्द का प्रयोग करूंगा मैं यहां पर, लोगों, यानी कि लोगों का क्या कहना है। अब ये सब लोग आपको चाहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये सब आप लोगों को जब आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे
तो आप लोग बात करेंगे किसी से भी। जैसे आप कहाँ बात करेंगे, आप बात करोगे या तो परिवार में, सिविल सेवा की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप परिवार की बात करेंगे। फिर दूसरे हम समाज, यानी कि जो हम हमारे आसपास रहते हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है कि हम अपने मित्रों के साथ में डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर पर यह आता है कि हम परिवार के जो समझदार जो व्यक्ति है, जिनको हम समझदार मानते हैं, हमसे सीनियर है, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से बात करेंगे। और पांचवा जो होता है, लास्ट स्टेप होती है ये, जिसको आप टीचर कहते हैं, यानी कि आपके टीचर्स हैं। और फिर उसके बाद में एक लास्ट स्टेप होती है जो कि लोगों, यानी कि मैंने लोगों का इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया है कि इसमें सभी लोग आ चुके हैं जिनको हमने छोड़ चुके हैं, जिनको हमने कोई पद और नाम नहीं दिया है। तो देखिएगा, ये 6 प्रकार के सिस्टम आपके सामने हैं। अब इसमें से इनकी भूमिकाएं क्या होती है और आपको किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, आपके जीवन में इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। अब ये योगदान हो सकता है सकारात्मक भी और ये हो सकता है नकारात्मक भी। अगर मान लीजिए आपके जीवन में ये लोग नकारात्मकता की भावना अगर आपसे रखते हैं और अगर आपको नकारात्मकता के रास्ते पर अगर आपको ले जाते हैं, तो शायद आपका जीवन इन लोगों से दूर रहने से ही शायद बेहतरीन हो सकता है, बल्कि इनके साथ रहकर आप एक खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। दूसरी बात है, अगर ये सब लोग आपके सकारात्मक है और आप नकारात्मक हैं तो आपको सकारात्मक बना देंगे, लेकिन ये सब लोग नकारात्मक है तो आप सकारात्मक नहीं रह सकते, क्योंकि आपको ये लोग नकारात्मक बना देंगे। देखिए, अब यहां पर बात होती है, सबसे पहले मैं बात करूंगा परिवार की, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवार, यानी कि फैमिली। फैमिली का दायित्व और फैमिली का कर्तव्य क्या होता है और फैमिली किस प्रकार से आप लोगों को मिलती है। और ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर के हाथ में है। फैमिली आपको ईश्वर देता है। समाज हम बदल सकते हैं, मित्र हम बदल सकते हैं, परिवार के समझदार जो व्यक्ति है उनको हम नहीं बदल सकते, टीचर हम बदल सकते हैं, लोगों की कहना और लोगों की सोच जो है वो हम बदल सकते हैं, लेकिन परिवार हम नहीं बदल सकते। फैमिली ईश्वर की देन है और वो हमें जहां पर चाहता है वहां पर हमारा जन्म होता है, उसको हम नहीं छोड़ सकते और छोड़ भी नहीं सकते, और दूसरी बात, हम वहां से निकल भी नहीं सकते। तो अब हम बात करेंगे कि फैमिली को किस प्रकार से मैनेज कर पाए, कि फैमिली का जो प्रेशर है, फैमिली की जो समस्या है, फैमिली की जो सोच है, उसको हम लोग कैसे बदलें। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मैं परिवार को कैसे बदल सकता हूं या परिवार के लोगों के साथ में कैसे रह सकती हूं या रह सकता हूं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, गर्ल्स के लिए ये समस्या सबसे बड़ी है, ठीक है। मैं काफी सारे विद्यार्थियों से, मेरे पास लगभग जो है 11,000 विद्यार्थियों का लगभग एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों का, उनमें से मैंने काफी सारे विद्यार्थियों से बात की जिनके साथ में समस्याएं इतनी है कि शायद यूपीएससी के सिलेबस में टॉपिक कम पड़ जाए उनकी समस्याएं अगर आप देखें तो। उनमें से काफी सारे विद्यार्थी सकारात्मक विचारधारा के हैं, वो कहते हैं कि सर समस्या से अगर हम नहीं लड़ पाएंगे तो शायद हमारा सिविल सेवा में जाना बेकार होगा और हम सिविल सेवा में कभी चयनित नहीं हो सकते। और बिल्कुल जाहिर बात है, जब तक आप परिवार को, जब तक आपके आसपास के वातावरण को आप नहीं संभाल सकते तो आप एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं संभाल पाओगे, वहां पर बहुत प्रेशर है। तो अब बात करते हैं परिवार की। परिवार का दायित्व क्या होता है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कर्तव्य। कर्तव्य आप करते हो, जिम्मेदारी परिवार की होती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिम्मेदारी। अब यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को लगभग जो है आपके आसपास के वातावरण में जितने भी लोग हैं, लगभग उनमें से आपको 95% लोग जो है जिम्मेदारी से भागते हुए दिखेंगे। क्या करते हुए दिखेंगे? भागते हुए। मात्र 5% लोग समाज में ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं और डटकर उनका मुकाबला करते हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं समझदार व्यक्ति। क्या कहते हैं उनको हम? समझदार व्यक्ति। समझ गए? ये है आपके फैमिली में समझदार व्यक्ति, आपके समाज में, ठीक है। तो इन लोगों की बात करेंगे। अब यहाँ पर 95%, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या सभी की फैमिली ऐसी होती है? बिल्कुल सभी की फैमिली ऐसी होती है जैसे आपको मिली है। आपका बड़ा सौभाग्य होगा कि आप 5% में अगर आप आते हैं। उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जिनकी फैमिली ऐसी है, जिसमें देखो मैं 4-5 बातों पर मैं बात करूंगा, ज्यादा टॉपिक्स नहीं लूंगा, नहीं तो यूपीएससी का सिलेबस भी कम पड़ जाएगा, इतने टॉपिक्स बाहर निकल कर आएंगे, ठीक है। इसको आप घरेलू हिंसा के दायित्व में रख सकते हो। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, यूपीएससी में आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा जिसमें घरेलू हिंसाएं आती है और उसमें उससे बचने का रास्ता भी है, और किस प्रकार से एक जिम्मेदार व्यक्ति जो है समाज को रखवाला होता है और किस प्रकार से समाज को एक दायित्व में रहकर समाज के कर्तव्यों की पालना करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। वो एक सिविल सेवा के अंदर आपका पेपर है, एक GS4 पेपर जो आपका है, जिसमें सत्यनिष्ठा की बात की जाती है, तो वो इसी पे ऊपर है। उस पर हम बात करेंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे वैसे ये सारी चीजें।
लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि परिवार की समस्याएं क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने, आप करना चाहते हो आईएएस की तैयारी या आईपीएस की तैयारी, यानी कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, आप सिविल सेवा में जाना चाह रहे हो, या कोई भी एग्जाम लीजिए, आप कुछ बड़ा अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। अब परिवार के अंदर सबसे बड़ी समस्या आने वाली सबसे पहले इनकम की, यानी कि आय। इस कारण से अब देखो यहाँ पर फैमिली के लोग जो है, आप लोगों को रिस्क यानी कि जो जिम्मेदारी होती है वो इसलिए नहीं ले पाते हैं, उसके कारण है। पहला स्रोत हो सकता है, पहला रीजन हो सकता है आय। दूसरा हो सकता है आसपास का वातावरण, यानी कि अगर आपके आसपास का वातावरण अगर नेगेटिव है तो भी परिवार वाले जो है इस प्रकार की रिस्क लेने से डरते हैं। गर्ल्स के लिए विशेष तौर पर और बॉयज के लिए भी काफी बार जो है ऐसा देखने को मिलता है कि बॉयज को बाहर ज्यादा नहीं भेजा जाता, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, या फिर उनको बाहर नहीं निकाला जाता, और या फिर उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है कि उसको समाज में इस प्रकार से फोर्स किया जाता है कि उसको गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का, यानी कि आपके आसपास का वातावरण जो है नकारात्मक है। आसपास का वातावरण हो गया, चलिएगा। इसके बाद में तीसरा आपके आता है आसपास के वातावरण के बाद में कि आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष की सोच क्या है, यानी कि उस क्षेत्र में लोगों की मेंटलिटी क्या है, लोगों की मेंटलिटी यानी कि लोगों की सोच किस प्रकार से वर्क कर रही है। और पांचवी बात अगर मैं छोटी बात करूं तो यहाँ पर एजुकेशन का माहौल कैसा है, यानी कि यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा है। अगर और आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ी डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात यह है, पांचवी बात यह है कि यहाँ पर लोगों का व्यवसाय क्या है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आप सारे टॉपिक्स पर कैसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं एक फैमिली की बात कर रहा हूं, एक परिवार की बात कर रहा हूं, और परिवार में किस प्रकार से जिम्मेदारी से परिवार भागता है, ये सारी चीजें हैं। तो देखो व्यवसाय, अब आप लोग कहेंगे कि शिक्षा, व्यवसाय, सोच, आसपास के वातावरण और आय से स्टूडेंट लाइफ से क्या मतलब है। सिविल सेवा में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और आपके आसपास का आपका जो जीवन है इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकम स्रोत की, यानी कि आय का क्या है। आय से सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आपकी फैमिली आपको पढ़ाना चाहती है लेकिन उनके पास इनकम स्रोत नहीं है, इसलिए भी फैमिली अपने कदम क्या कर लेती है, पीछे ले लेती है। इसलिए आपको वो क्या करने के लिए, यानी कि वर्क करने के लिए, या फिर आपकी शादी करवाने के लिए, या फिर आपको अपने घरेलू कामों में इन्वॉल्व करने के लिए आपको वो फोर्स करती है। ये तीन कारण हो गए। ऐसे काफी सारे लोगों के साथ में नहीं, बल्कि आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो सब ये सोच रहे हैं कि ये सर हमारी कहानी बता रहा है, मेरी खुद की कहानी बता रहा है, ऐसे आप लोगों को फील हो रहा होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सब चीजें आपको देखना पड़ता है। फैमिली में इनकम का स्रोत नहीं होता है तो फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि इसकी सबसे पहली परिवार वाले अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। और जिम्मेदारी से भागने का मतलब क्या है, आय का स्रोत को मिलकर जो है उसका समाधान नहीं करते हैं, बल्कि उसको और उलझा दिया जाता है। उलझा क्यों दिया जाता है, इस पर मैं बात करता हूं। क्योंकि परिवार में क्या होता है, लड़का हो या लड़की हो, इनकम का स्रोत नहीं होता है तो सीधा सीधा उनकी मेंटेलिटी होती है कि इनकी शादी करवा दी जाए। शादी करने के बाद में इसकी बीवी बच्चों के साथ में कमाकर खा लेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका जीवन बर्बाद हो गया। जिस प्रकार से फैमिली का जीवन ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, उसी प्रकार से उस स्टूडेंट का या फिर उस व्यक्ति का भी जीवन जो है बेकार हो चुका है। पहली गारंटी, ये मैं परिवार वालों को दोष दे रहा हूं, और जिन भी विद्यार्थियों के परिवार वाले ऐसे हैं और थोड़े समझदार हैं परिवारजन, उनको ये क्लास आप जरूर शेयर करना और एक बार जरूर दिखाना कि ये बातें हैं, और बिल्कुल ये जायज बातें हैं। परिवार वालों से मैं एक विनती करता हूं, आपके बच्चों से, यानी कि जैसे आपका भविष्य है और जैसे आप वर्तमान समय में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इससे भी मुश्किल दौर आने वाला है। ये आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आपको मेरे से भी ज्यादा जीवन में अनुभव है। आपकी उम्र 50 से 60 साल 40 साल हो चुकी है, तो आपको मेरे से भी ज्यादा अनुभव है इस चीज का। तो आपको पता है कि आने वाला जीवन इनका कैसे होने वाला है। तो किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी अपना बेटा बेटी का जो है आप भविष्य खराब ना करें। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो भी आप करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको अगर प्रिपरेशन नहीं करा सकते, आप पढ़ा नहीं सकते, तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दो। उसको इतने इस प्रकार की आप उसको एजुकेशन दो, इस प्रकार के परिवार का माहौल दो कि वो अपने आप में सब कुछ कर सके, वो सक्षम हो, बाहर जाके सब कुछ कर सकता है वो अकेला। उसको अकेला छोड़ दो। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको अकेला छोड़ो, वो बहुत कुछ कर लेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो इस पर मैं फैमिली वालों से विनती करता हूं कि आप इस पर जरूर एक्शन लें। विद्यार्थी की या फिर आपका जो बेटा है या बेटी है, उसकी शादी करवा देने से ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।
आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि शादी करवा देना, लेकिन समाज की मेंटेलिटी, मैंने कहा कि समाज का आसपास का वातावरण क्या है, तो समाज की सोच क्या है, ये तीनों टॉपिक इससे लिंक करते हैं कि शादी करवाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, दूसरी बात वहां के लोगों की सोच क्या है, तीसरी बात वहां के लोगों की एजुकेशन क्या है, और चौथी बात यह है कि यहाँ के लोगों का बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है, ये लोग करते क्या है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज की, और समाज के कई सारे विद्यार्थियों की नहीं, बल्कि मैं बात करता हूं 80% विद्यार्थी जो है और 80% जो बच्चे हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, उनमें बहुत कुछ क्वालिटी है, लेकिन उसके पहचानने में देरी हो जाती है और फैमिली उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, फैमिली के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, माता हो या पिता हो, आपके जीवन में आपके बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो टूट चुके हैं क्योंकि आपके फैमिली वालों ने उन्हें तोड़ा है, लेकिन आपके बच्चों के जो सपने हैं, आपके बच्चों का जो भविष्य है, उसको आप मत तोड़िए। विनती करता हूं आपसे, पैसा यानी कि आय का जो स्रोत होता है, ये सब कुछ नहीं होता लाइफ में, यानी कि ये समय है। मान लीजिए कई सारे लोग होते हैं जिसको 10th पढ़ा दिया गया, 12th पढ़ा दिया गया, कई सारी लड़कियां होती है जिसको ग्रेजुएशन करा दिया गया, उसके बाद में उसको छुड़ा दिया जाता है पढ़ाई। गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका जीवन तो आपने कैसे भी बिता लिया, आपका समय अलग था। वर्तमान समय के समय को देखते हुए आने वाले समय के बारे में आप कल्पना करो, आपको कैसा फील होगा कि वाकई में क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। एजुकेशन, शिक्षा सबसे जरूरी है, ठीक है। और परिवार में अगर आपके पास में, फैमिली से मैं एक विनती करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे जो है, आपके पास इनकम का स्रोत नहीं है, तो बच्चे को संस्कार आप अच्छे दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को आप जो है अनुशासन में रखिए। आपका बच्चा जो है अपने आप उसके जीवन में, उसकी वो 10th पास करने के बाद में, उसकी 15 साल की उम्र होने के बाद, 13 साल की उम्र होने के बाद वो अपने आप समझ जाएगा। अगर आपने उसको अच्छे संस्कार दिया है, अच्छे अनुशासन में अगर आपने उसे रखा है और अच्छे वातावरण में आपने उसको रखा है, तो वो अपने आप समझ जाएगा। आपको संभालने की उसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए और अच्छी सोच मिलनी चाहिए, और साथ में उसके अनुशासन होना चाहिए। अनुशासनहीन बच्चा जो है वो कभी, अनुशासनहीन बच्चों की मैं बात वो कर रहा हूं जिन लोगों को आप देखते होंगे कि जिनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, 40 साल हो चुकी है, 25 साल हो चुकी है, और आज भी वो घर वालों पे डिपेंड है और घर वालों का जो है रात दिन खून पीते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों के साथ में यही कंडीशन है, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना तो उनको जो है सही अनुशासन मिला है, वो अनुशासनहीन बच्चे थे, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो आसपास के वातावरण, पहला हो गया इनकम का स्रोत, इस कारण से आपकी पढ़ाई छूट जाती है। दूसरी बात आसपास के वातावरण, आसपास के वातावरण में यह होता है कि आपके आसपास का माहौल जो है किस प्रकार का है, वहां पर किस प्रकार की कुप्रथाएं हैं, किस प्रकार के लोगों की सोच है, उसको आप बदल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। आसपास के लोगों की, एक व्यक्ति समझदार होने से पूरे परिवार को या फिर पूरे आसपास के समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो शायद आपके परिवार के एक मेंबर को, एक या दो मेंबर को आप समझा पाओ। एक या दो व्यक्तियों को अगर आप ये बात समझा दोगे तो समझ लीजिए आपकी बेड़ा पार हो गई। लेकिन परिवार में समस्या यही है कि बताएं किसको। लड़कियों के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि सर बताएं तो किससे बात करें, तो किससे करें। मेरी गुजारिश है आपसे, लड़कियों से, आप जो भी बात करें, आपके भाई आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी माता आपकी नहीं सुनती है, आपके परिवार में आपकी कोई नहीं सुनता है, आपके पिताजी आपकी बात जरूर सुनते हैं। आपके पिताजी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एक बार आपके पिताजी से आप अकेले में बात करिए और इस प्रकार से बात करिए कि पिताजी, जीवन में शादी करवाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है मुझे शिक्षा देने की, मुझे शिक्षा दिलाइए। तो इस पर आप खुद भी जो है अपने विचार कर सकते हैं। और आपके फैमिली में मैं कह रहा हूं, कोई नहीं सुन सकता तो आपके पिताजी जरूर सुनेंगे। और अगर फैमिली में कोई आपकी सुनने वाला नहीं है तो ऑप्शन है आपका खुद का मन और आपका खुद का मस्तिष्क क्या कहता है, उस चीज को आप ध्यान से सोचो और ध्यान से उसको सुनो कि परिवार, फैमिली, वातावरण, आसपास का जो भी बातें हैं वो सब चीजों को भूलकर अपने मन की आवाज सुनो कि आपका मन क्या कह रहा है, आपको क्या करने के लिए कह रहा है और आप क्या कर सकते हो, उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो पहला कारण हो गया, इसको समझो। दूसरी बात, आसपास के लोगों की सोच गलत हो सकती है, लड़की के प्रति हो सकती है, लड़के के प्रति हो सकती है। लड़के की अगर मैं बात करूं, लड़की की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पर किसी प्रकार से हमारी समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं जिसको आप कह सकते हैं या कुर्तियां जिसको आप कह सकते हैं, वो अवेलेबल है और हमेशा बढ़ती रहती है और हमेशा चलता रहता है।
आप प्राचीन काल के इतिहास जब आप पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे, आधुनिक का पढ़ेंगे, वर्तमान समय को आप पढ़ेंगे, तो तीनों के अंदर आपको यही चीजें देखने को मिलेगी कि परिस्थिति और समय के अनुसार पूर्तियां बढ़ती भी गई है और पूर्तियां घटती भी गई है। तो इसकी तो आप कब ही मतलब ये सोच ही नहीं सकते और ये सुधार ही नहीं सकते। तो इस चीज को आप सोचो कि आपके आसपास के लोगों की सोच है, एजुकेशन के प्रति सोच नहीं है। एजुकेशन के यानी कि शिक्षा के प्रति सोच उस जगह पर नहीं होगी जहां पर या तो नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले लोग रहते होंगे, या फिर वहां पर मात्र केवल पेट भरने वाले लोग रहते हो, या फिर वहां का व्यवसाय ऐसा हो जो केवल नशीले पदार्थों से संबंधित हो। लेकिन एक बात याद रखना, गरीबी कभी भी बाध्यता नहीं बनती है इन सब चीजों के लिए। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, एक गरीबी में यानी कि कचरा उठाने वाला बच्चा, उसके माता पिता के दिल में भी ये बात होती है कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। ये आप नहीं मानोगे, लेकिन आप इस बात को सोचिए और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप कभी बात कीजिए, एक नशा करने वाला पिता भी ये कहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी पढ़नी चाहिए, लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहा है। समस्या कहां है? समस्या एजुकेशन में है, एजुकेशन सिस्टम में समस्या है। उस समस्या के बारे में मैं आपको नीति शास्त्र जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। वो आपका कर्तव्य है। आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो समाज में अगर आप अपने आप को बदल लिए तो सोच की बात यह है, हर व्यक्ति चाहता है और हर माता पिता चाहता है कि आप पढ़े, उसका बेटा बेटी पढ़े, बहुत सक्षम हो, बहुत कुछ कर सके। लेकिन बाध्यता क्या है? आसपास का वातावरण, इनकम स्रोत और एजुकेशन, और दूसरी बात वहां का व्यवसाय। ये सब चीज बाध्य हैं आपके जीवन में। तीसरी बात, छोटी बात मैं यहां पर करूंगा, एजुकेशन। आसपास के लोगों को शिक्षा किस प्रकार की मिलेगी? कई प्रकार की समस्याएं होती है। शिक्षा जो देखिएगा, शिक्षा यानी कि शिक्षा का संबंध सीधा सीधा विश्वविद्यालय, स्कूल और किताबों से नहीं है। शिक्षा का संबंध सीधा सीधा वह है कि मानव जब से बचपन में, जब से आपका जन्म हुआ है, वहां से लेकर आपका मृत प्राण यानी कि जब तक आप इस दुनिया को छोड़कर जाओगे तब तक आप शिक्षा प्राप्त करते रहते हो। क्या करते रहते हो? शिक्षा। यानी कि हर चीज, जो चीज आपने, जो एक्टिविटीज आपने सीखी है वही शिक्षा है और वही लर्निंग है। आप हमेशा उसको सीखते चले गए, वही चीज शिक्षा है। बचपन में आपको चलना सिखाया गया, वो भी शिक्षा है। बचपन में आपको बोलना सिखाया गया, वो भी शिक्षा है। स्कूल में जाकर आप पढ़े, वो भी शिक्षा है। दूसरों के माध्यम से दूसरों को आप रोजगार दिए, रोजगार प्राप्त करें, वो भी आप शिक्षा है, क्योंकि आप में स्किल है। वो उस स्किल को आप सीख रहे हो, वही शिक्षा है। एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। आप शिक्षा को सीधा सीधा एजुकेशन से मत जोड़िए। एजुकेशन शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ निकला है शिक्षा, और एजुकेशन से मतलब ये होता है कि सीधा सीधा किताबों से उसका संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा का संबंध, हिंदी में जो शिक्षा शब्द है, इसका संबंध उस शब्द से नहीं है, एजुकेशन से। उसका अर्थ जो है भिन्न निकलता है। इसका अर्थ भिन्न ये इसलिए निकलता है क्योंकि अगर आपको पता हो, तो अगर आपने शिक्षा के बारे में कभी पढ़ा हुआ हो, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे या फिर बालक जिसका जन्म होता है मनुष्य का हो, तो मनुष्य का जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक जो प्रक्रिया चलती है, वो जो चीजें सीखता है और अपने जीवन में जो चीजें उतारता है, वही शिक्षा होती है। बोलना भी शिक्षा होती है एक तरीके से, संस्कार देना शिक्षा होती है, आपके पहनावा शिक्षा की वजह से है। ये सारी चीजें समाज में जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब शिक्षा की वजह से है। और हर चीज आप सीखते हैं, हर रोज आप लगभग बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें शिक्षा पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं व्यवसाय पर। तो यहाँ पर शिक्षा से तात्पर्य मेरा यह है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या कहता है। मैं सीधा सीधा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मुखर्जी नगर के लिए आप लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर में हमेशा वही बंदा जाता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है। दिल्ली मुखर्जी नगर की बात कर रहा हूं। क्यों जाता है वहां पे? बताओ कारण। पढ़ाई घर पे नहीं हो सकती, पढ़ाई अन्य शहरों में नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसलिए जाता है क्योंकि वहां का वातावरण जो है ना, वहां पर देखो, वहां पर सारी चीजें हैं। वहां का वातावरण किस प्रकार का है? एजुकेशन, यानी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वातावरण। तीसरी चीज है वहां पर सभी लोगों की, अगर आप ऑटो वालों से लेकर चाय की तड़ी पर बैठने वाले लोगों से लेकर, आप मकान मालिक से लेकर, मकान मालिक की फैमिली से लेकर, आप किसी से भी बात करोगे तो उनकी सबकी सोच जो है वही है जो एक सिविल सेवक की सोच होती है। समझ में आया? वहां पर एजुकेशन यानी कि वहां पर आपको बुक्स भी दिखेगी, आपको वहां पर हर चीज सीखने को मिलेगी। वो सारी चीजें उसी प्रकार का वातावरण है वहां पर, इसलिए वो सारी प्रकार की शिक्षाएं आपको वहां पर ग्रहण करने को मिलती है। इसलिए कहते हैं कि मुखर्जी नगर जो है सिविल सेवकों के लिए एक अड्डा है।
ठीक है। और व्यवसायी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यवसायी। वहां पर व्यवसायी भी किस प्रकार का है, तो व्यवसायी भी एजुकेशन से रिलेटेड है। और एजुकेशन से रिलेटेड कैसा व्यवसाय है बताया आपको, व्यवसायी के बारे में देखो। वहां पर मुखर्जी नगर में आपको कोचिंग मिलेगी, बुक स्टोर मिला, बुक स्टोर वाला मिलेगा, या आपको रिक्शा चलाने वाला मिलेगा, ठेला चलाने वाला मिलेगा। हर व्यक्ति कोई ना कोई एजुकेशन की चीज ही आपको वहां पर देखने को मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड ही बिजनेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इसलिए वहां का वातावरण ऐसा है। और इनकम की बात करें तो इनकम भी वहां पर एजुकेशन से ही प्राप्त की जाती है, यानी कि इनकम जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका कारण भी कहीं ना कहीं वहीं से आ रही है। इस कारण से वहां का एनवायरमेंट इस प्रकार का है। तो सबसे पहले सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, जिसमें मैंने आपको फैमिली के इतने सारे कारण बताया है, ये बिल्कुल रियल है। और इसके बाद में मैं अगले टॉपिक पर बात करूंगा। अगला सेशन आपका होगा जिस पर हम बात करेंगे इस समाज की, जो समाज यहाँ पर परिवार वाले भी आपको सीधा सीधा मैंने हेल्थ टैग यहाँ पर लगाया है कि आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। सीधे सीधे आप लोगों को यही कहा जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोग ये कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं। अगर आप आपके मन की आवाज सुनते हैं, ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई है ना, ये सारी समस्याओं से लड़कर अगर आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक सच्चे जो है सिविल सेवक है। क्योंकि आप समाज में पहले ही सारी कुर्तियां, सारी जंग जो है पहले ही आप लड़ चुके हैं, और केवल आपको सिविल सेवा में जाने का पर्पज यह है कि आप इन सारी चीजों में सुधार करना चाहते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप सीख कर आते हैं तो ये सारी चीजें आपको सिविल सेवा में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है, और आप सुधार करोगे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसलिए पहली बात हमने बात की है परिवार की। अगली यूनिट, अगला टॉपिक आपका रखूंगा मैं, जिसमें मैं बात करूंगा समाज की, आसपास का समाज कैसा होना चाहिए, समाज की विचारधारा क्या होनी चाहिए, उन पर बात करूंगा। इसके बाद में ये जो मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताया है, मित्र कैसा होना चाहिए, परिवार में समझदार व्यक्ति, टीचर की भूमिका, लोगों की भूमिका क्या होती है, तो ये सब लोग आपको यही कहेंगे कि आप आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। सभी लोगों की सोच यही है, लेकिन उनका कारण यह है क्योंकि वहां के, अब ये लोग कहते क्यों है ये भी सुन लो। कहने का कारण भी यही है, अगर आपके परिवार वाले आपको एजुकेशन से, अगर आप कह रहे हैं कि मैं सिविल सेवा की तैयारी करूंगा और मुझे लगभग 2-3 साल लगेंगे, तो 2-3 साल लगेंगे, तो परिवार वाले पता है क्यों भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये सिविल सेवा की प्रिपरेशन करेगा तो इसको पैसे भी देने पड़ेंगे, इसको समय भी देना पड़ेगा, और साथ में ये अपने को कमाकर भी नहीं देने वाले। और तीसरी बात, उनको डर ज्यादा लगता है कि समाज में मेरे लड़के को या मेरी लड़की को कोई कलंकित ना कर दे, और ना कोई कलंकित मेरे बेटा बेटी के ऊपर रख दे। सबसे बड़ा डर फैमिली का ये है। पहले इसलिए जिम्मेदारी से भागेंगे क्योंकि उनके पास इनकम स्रोत नहीं है, दूसरा इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी से भागेंगे क्योंकि आसपास के वातावरण वहां पर ठीक नहीं है, जिसको मैंने कहा है कि मेरा बेटा और बेटी कलंकित ना हो जाए, इस समाज में मेरी इज्जत ना चली जाए। आप समझ जाओ, आप समझदार है। इसके बाद में वहां की सोच, यानी कि वहां के लोगों की मेंटलिटी क्या है, मेंटलिटी एबिलिटी भी क्या है, और मेंटलिटी किस प्रकार की है, ये भी जिम्मेदारी से भागने के लिए एक कारक है। वहां पर एजुकेशन कैसी है, यह भी एक जिम्मेदारी से भागने का एक कारक है। वहां का व्यवसाय कैसा है, वो भी एक तरीके से जिम्मेदारी से भागने वाला कारक है। अगर मान लो यहाँ पर व्यवसाय इस प्रकार का है कि केवल परिवार के 4 सदस्यों का पेट भर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो भी व्यक्ति क्या करेगा, आपको पढ़ाने के लिए आपके फैमिली वाले मना करेंगे। आसपास वहां पर शिक्षा नहीं है, यानी कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, और वो जानते ही नहीं इस बारे में, तो भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मना किया जाएगा। वहां की सोच कैसी है, तब भी आपको पढ़ने के लिए मना किया जाएगा। अगर वहां पर सारे लोग नकारात्मक विचारधारा के हैं, तब भी आपको मना किया जाएगा। और ये सारी चीजें निकल कर आती है कि आपको नहीं बन सकते, या आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, या फिर आप नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर सिविल सेवक की एक भूमिका होती है कि आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आप उनको दिखाओ, उन समाज को कहो, उस परिवार को समझाओ कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है। लेकिन चुप मौन रहकर समाज को जवाब देना है, परिवार को जवाब देना है, चिल्ला कर नहीं देना है, मतलब करके ही उनको जवाब देना है। ऐसे ही चिल्लाना नहीं है, हवाबाजी नहीं करनी है कि मैं बन के आऊंगा, मैं बन के आ रही हूं, या फिर आप मेरा इंतजार करो, मुझे समय दो। ये सब चीजें नहीं है। साइलेंट रहो, जो कह रहा है सुन लो, उनको कह दो नहीं होगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि मैं प्रयास भी नहीं करूं। प्रयास तो करूंगा, चाहे मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन प्रयास तो करूंगा। एक बार प्रयास तो करके देखिए। अरे आपको पता नहीं है,
13 लाख 14 लाख लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी में, 800 पोस्ट होती है, पता है 7 लाख लोग सेंटर के बाहर नहीं जाते, सेंटर पे एग्जाम देने नहीं जाते 7 लाख लोग। और उनमें से भी देखो कंडीशन यह है, पहला जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर लगता है उसके अंदर मैंने देखा है कि 7 लाख लोग अगर पेपर देने बैठे हैं तो पिछला जो पेपर होगा उसमें लगभग 5 लाख हो गए, 2 लाख तो वहीं से बच जाते हैं। जीएस पेपर फर्स्ट देखे, सीसेट पेपर को तो देखते तक नहीं है वो लोग, वहीं से बच जाते हैं सेंटर के बाद से, मैंने देखा है। और ये सच्चाई है क्योंकि उनकी बस की बात नहीं है। और अगर आपकी बस की बात भी नहीं है तो सपना मत देखिए, सिविल सेवा आसान नहीं है, इसमें आसान कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हो कि बहुत आसान होगा, नहीं है। इसमें आपको मेंटल एबिलिटी ऐसी रखनी है कि दुनिया में चाहे ये सारे लोग जंग लड़ ले, एक तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब भी आपकी मेंटल एबिलिटी नहीं बदलनी चाहिए, आपकी सोच नहीं बदलनी चाहिए कि मैं एक सिविल सेवक हूं और सिविल सेवक बन के रहूंगा, ये आपकी सोच होनी चाहिए, तब जाकर कुछ कर सकते हो। नहीं तो बिल्कुल इस फील्ड में आने की जरूरत ही नहीं है, आप सोचिए मत इस फील्ड के बारे में। अगर आप इन सब से लड़ नहीं सकते, इन सबको जवाब मौन रहकर जवाब नहीं दे सकते, अगर आप इनको जबान से अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आप नहीं कर पाओगे, याद रखना। क्योंकि लोग आपको आपकी मेंटल एबिलिटी जो है उसको चेंज करना चाहते हैं, आपकी सोच को बदलना चाह रहे हैं, इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि लोग आपसे जलन फील करते हैं, ईर्ष्या आपसे लोगों की जुड़ी हुई है, समझ रहे हो, ये सारी चीजें। दूसरी बात, लास्ट में एक तरीके से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा हूं, और भूमिका इस प्रकार से मैं आपकी निभाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और मेरा एक अनुरोध है, जो विद्यार्थी इस प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहा है, इस प्रकार की फैमिली से बिलोंग करता है, और ये सब चीजों से जो है अगर वो परेशान है, तो उसके लिए मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर जो है मात्र 2100 रुपए का एक बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 12th जो बच्चा पास कर चुका है, जो पास करने वाला है, उसके लिए वो कोर्स 3 साल के लिए है, और जो बच्चा ग्रेजुएशन में है उसके लिए भी वो 3 साल के लिए है, और जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुका है उसके लिए 2 साल की प्रिपरेशन है, जिसके अंदर मात्र 2100 रुपए उसकी फीस है, जो मात्र एप्लीकेशन चार्ज है, उसके अलावा मैंने कोई पढ़ाई का पैसा आपसे नहीं लिया है। जो परिवार वाले, जो फैमिली वाले जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, प्लीज आप लोगों से विनती है, आप किसी का भविष्य खराब मत करिए, कम से कम आप उसको जीने के लिए आप समय तो दे दीजिए, पैसे मत दीजिए आप उसको दूर मत भेजिए, लेकिन कम से कम उसको जीने के लिए केवल एक 3 साल का समय, 2 साल का समय दे दीजिए, उसका जीवन बदल जाएगा। आपके पास पैसे नहीं है, आप मत डरिए, मैं फैमिली वालों से विनती करता हूं कि पैसे नहीं है आप मत डरिए। मुझे पता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसा व्यवसाय बन चुका है जो कि हर दुकान पर आपको जो है लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और हर व्यक्ति इसलिए बैठा है क्योंकि उसको कमाना है वहां से। और एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कमाने के लिए बहुत सारे सोर्स है और बहुत पैसे कमाते हैं लोग, लेकिन गलत है, किसी गरीब को धोखाधड़ी से पैसा कमाना बहुत गलत बात है। अगर आप एजुकेशन में हो, एजुकेटेड हो, अगर आप में गुण है, आप में गुणवत्ता है, तो शायद आप समाज के लिए एक अच्छे व्यक्ति बनकर भी समाज की सेवा भी आप कर सकते हैं। समाज की सेवा, देश की सेवा बॉर्डर पर जाकर राजनीति कर नहीं होती है। अगर आप, हर एक व्यक्ति जो है जिम्मेदारी निभाता है अपनी, वो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो भी एक देश की सेवा कर रहा है, और उस सेवा को करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर आप लोग आपके बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, फैमिली वालों से विशेष अनुरोध है, और उन विद्यार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध है जिनकी फैमिली ऐसी है, उन लोगों से मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। आपका कोई नहीं है, मैं हूं। एजुकेशन के क्षेत्र में आपका कोई नहीं है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। मात्र 2100 रुपए एप्लीकेशन चार्ज है, इसके अलावा मुझे 1 रुपया मत दीजिए। 2 साल आप पढ़िए, 3 साल आप पढ़िए, 4 साल आप पढ़िए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक आप मेरे साथ पढ़िए। मैं कहता हूं इस बात पे क्वांटिटी के साथ में, जहां पर आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए देकर आपका ध्यान जहां डाइवर्ट है, आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, बड़े बड़े सिस्टम्स है, नहीं, वो कोचिंग सिस्टम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे बेहतरीन क्वालिटी में आपको दूंगा, और उससे बेहतरीन क्वांटिटी हमारे पास है, और आप नहीं मानोगे उस चीज को। जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ के देखो, अगर आपको यकीन नहीं होता है, पढ़ के देखो, उसके बाद में आप, जो विद्यार्थी 4 लाख रुपए फीस जमा कराकर पढ़ रहा है, उससे आपकी आपस में विनती करिए, उसके साथ में आप पेपर दीजिए, उससे आप बात करिए कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कौन से टॉपिक में पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप भी उनसे बहस करिए और उनसे बात करिए, आपको अपने आप लग जाएगा। और मैं कहता हूं एक बात, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी को लगभग 3 या 4 दिन का साल में या 6 महीने में दिल्ली मुखर्जी नगर में रुकना चाहिए, 3 या 4 दिन, क्योंकि वहां के माहौल को देखो, वहां के लोगों की सोच को समझो, वहां के लोगों का इन्वायरमेंट को समझो। आप जो 4 लाख 3 लाख रुपए जो लोग दे रहे हैं ना, वो आप मात्र 3 दिन में सीख के आ जाओगे वहां से।
आप जाइए, कहीं भी रहिए, आप बाहर रहिए, झोपड़ी में रहिए, घर पे रहिए, कहीं भी रहिए, किसी भी राज्य में रहिए, किसी भी शहर में रहिए, किसी भी नगर में, किसी भी ग्राम में रहिए, किसी भी ढाणी में आप रहिए, लेकिन मैं कहता हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों को अगर आप सक्षम हो या नहीं हो तो भी आप 3 दिन मात्र जो है 6 महीने में या साल में 3 दिन मुखर्जी नगर जाके आइए। वहां पर हॉस्टल चार्ज होता है 400-500 रुपए रुकने का, एक दिन के लेते हैं। आप 3 दिन रुक के आइए, 1200-1300 रुपए, 1500 रुपए खर्च हो जाएंगे। आप 3 दिन वहां रुक के आइए, आपको वहां का माहौल पता चला जाएगा और वहां की सारी चीजें आप सीख लोगे जो विद्यार्थी 4 लाख देकर वहां पर सीख रहे हैं। सालाना 4 लाख रुपए फीस है वहां की, ठीक है। तो चलिएगा, फिर मैं अगली क्लास में मुलाकात करूंगा, जिसमें इस बार मैंने परिवार वालों को बहुत दोष दिए हैं, लेकिन साथ में परिवार वालों की गलती नहीं है, आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। तो आप भी अपनी भूमिका निभाओ। परिवार वाले अगर आपको पैसे दे रहे हैं, परिवार वाले आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भूमिका है कि आप पढ़े। ऐसा नहीं है कि आपको मौका मिल रहा है तो आप मौके का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फैमिली की गलती नहीं होती है, स्टूडेंट की भी गलती होती है, साथ में उसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी गलती होती है। तो आप इस चीज को समझो। अब अगली बार हम समाज के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। आपके संस्था के नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, जो परिवार जन जो मुझसे बात करना चाहते हैं, फैमिली के मेंबर यानी कि जिसके पिता माता भाई बहन जो भी मुझे देख रहे हैं, आप अगर मेरे से बात करना चाहते हैं तो संस्था के नंबर है। हमेशा मैं आपका कॉल अटेंड करने के लिए तैयार हूं, जो भी आप सेवा चाहेंगे वो देने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है, एप्लीकेशन अपडेट होकर आ चुका है प्ले स्टोर पर, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लो, एडमिशन ले लीजिए। 2100 रुपए उसकी फीस है, ठीक है। चलिएगा, तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं समाज के मुद्दे को लेकर, और समाज के जितने भी आपको समाज में जो भी समस्याएं आपको दिख रही है वो आप इस क्लास में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। क्योंकि मैंने परिवार की जो ये सारी चीजें निकाल कर लाया हूं, एक विशेष रिसर्च के साथ में निकाल कर लाया था, ये मेरी रिसर्च थी। अब आप लोग मुझे बताइए समाज में आपको क्या क्या समस्याएं हो रही है, समाज के लोग आप किस प्रकार के ताने आपको दे रहे हैं, उन सारी चीजों पर भी हम बातें करेंगे। तब तक